हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स कि हमारी जो बिल्डिंग होती है या फिर बोल दीजिए स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो क्रैक्स आ जाते हैं, जिनको क्या पड़ती है रिपेयर करने की जरूरत। तो इसी चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं बिल्डिंग के या फिर बोल दीजिए स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो डिफेक्ट्स आए हैं उनको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स का, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे रिपेयर ऑफ क्रोजन इन आरसीसी कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे बिल्डिंग के अंदर या फिर बोलिए स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे आरसीसी कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी आरसीसी होती है, उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, आरसीसी एलिमेंट्स के अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम किस तरह से रिपेयर कर पाते हैं। तो दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी स्टेप्स इन रिपेयरिंग, कि जो आरसीसी कंपोनेंट है जिनके अंदर क्या आ चुकी है, क्रोजन आई है, कि हमने बात करनी है जो क्रोजन प्रोड्यूस हुई है हमारे आरसीसी एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा रिपेयरिंग का, कि हम किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे, जिसके अंदर आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन से हम मेथड्स का, कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे रिपेयरिंग करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के अंदर। टॉपिक हमारा क्या था कि रिपेयर ऑफ क्रोजन इन आरसीसी कंपोनेंट। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे रिपेयर ऑफ क्रोजन इन आरसीसी कंपोनेंट, तो हमने स्टेप ऑफ रिपेयरिंग की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन इन रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारी आरसीसी है, रेनफोर्समेंट है, उसके अंदर जो क्रोजन है उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं क्रोजन से। तो आरसीसी कंपोनेंट किसके अंदर हम बात करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे आरसीसी के बारे में क्रोजन प्रिवेंशन के अंदर, तो सबसे पहले तो एक हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट स्टेप है आरसीसी कंपोनेंट से, आरसीसी एलिमेंट से क्रोजन को रिमूव कर पाना। ठीक है, हम अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से हम कर सकते हैं, लेकिन क्रोजन को आरसीसी कंपोनेंट से, आरसीसी एलिमेंट से रिमूव कर पाना इजीली नहीं है, यानी कि उसको हम आसानी के साथ रिमूव नहीं कर सकते। जैसे बोल सकते हैं कि जो क्रोजन है, क्रोजन को आरसीसी कंपोनेंट जो हमारे कास्ट आयरन है, स्टील के एलिमेंट्स हैं, उनसे हम इजीली क्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स का हम यूज करते हैं ताकि हम आरसीसी कंपोनेंट से क्रोजन को रिमूव कर सके। उनके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो बात कर लेते हैं कि किन तरीकों से, किन मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं आरसीसी कंपोनेंट से, आरसीसी एलिमेंट से क्रोजन से। तो सबसे पहले जो मेथड आ जाता है जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन इन रेनफोर्स एलिमेंट्स के अंदर, तो वो सबसे पहले आएगा गुड कंक्रीट प्रैक्टिस, कि जो भी हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो कंक्रीट क्या होना चाहिए, गुड, यानी कि उसके अंदर जो भी हमने मिक्सेबिलिटी मिक्स किया है, चाहे वो सैंड है, सीमेंट है, पोर्टेबल जो सीमेंट यूज कर रहे हैं, हम उसके अंदर सैंड यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारे जो आरसीसी कंपोनेंट्स है उन पे क्रोजन की प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा गुड कंक्रीट। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, गुड कंक्रीट प्रैक्टिस, गुड कंक्रीट प्रैक्टिस। सबसे पहला स्टेप कौन सा रहेगा, गुड कंक्रीट प्रैक्टिस, कि सबसे पहले जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं आरसीसी कंपोनेंट के अंदर, वो कंक्रीट क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट, ठीक है, कि जो भी हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो होनी चाहिए लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट। ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट होनी चाहिए। इसके अलावा सिलिका फ्यूम कंक्रीट, सिलिका, ये हम बात कर रहे हैं हमारे आरसीसी कंपोनेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्रोजन से, कि इन तरीकों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारे आरसीसी जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्रोजन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रिवेंशन यानी कि प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा कौन सा रहेगा, सिलिका फ्यूम कंक्रीट, सिलिका फ्यूम कंक्रीट। फोर्थ स्टेप है हमारा
सिलिका फॉर्म कंक्रीट के बाद, ठीक है, कंक्रीट CONCRETE कंक्रीट। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या रहेगा, इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट। इपॉक्सी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने इसी यूनिट के अंदर बात की थी इपॉक्सी इंजेक्शन के बारे में, कि जिसके अंदर इपॉक्सी प्रेशर का, इपॉक्सी इंजेक्शन का हम यूज करके क्या करते हैं, हमारे मटेरियल की जो क्रैक्स है उनकी रिपेयर करते हैं। तो फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा रहेगा कोरोजन के लिए, आरसीसी एलिमेंट के, वो हमारा रहेगा इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट। अपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट रहेगा हमारा फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ हमारा मेथड क्या रहेगा, प्रोवाइडिंग सीलर्स। प्रोवाइडिंग सीलर्स। नेक्स्ट 6 नंबर पे जो हमारा स्टेप रहेगा आरसीसी कंपोनेंट्स के अंदर, वो रहेगा इनऑर्गेनिक और क्रोजन इनहेबिटर। इसी तरह इनऑर्गेनिक और एक हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक और दूसरा हमारा रहेगा ऑर्गेनिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की, ORGANIC, ऑर्गेनिक क्रोजन, ठीक है, ऑर्गेनिक क्रोजन इनहेबिटर्स, ठीक है। फिफ्थ 6 हमारा कौन सा रहेगा, और सॉरी, ऑर्गेनिक क्रोजन इनहेबिटर। इसी तरह एक हमारा पॉइंट और बनेगा, वो हमारा रहेगा इनऑर्गेनिक क्रोजन इनहेबिटर्स। वो हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, इन क्रोजन, ठीक है, उसके अंदर हमारा आ जाएगा इनऑर्गेनिक क्रोजन इनहेबिटर्स। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे आरसीसी एलिमेंट्स को, आरसीसी कंपोनेंट्स से। किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे प्रिवेंशन की क्रोजन के अंदर, प्रिवेंशन किससे, क्रोजन से, आरसीसी एलिमेंट्स के बारे में, रेनफोर्समेंट के बारे में, तो हम क्या करेंगे कि क्रोजन कंट्रोलिंग इन रेनफोर्समेंट कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग सम फॉलोइंग मेजर्स। यानी कि इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो क्रोजन है रेनफोर्समेंट के अंदर, उसको काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम यूज करेंगे वो क्या है, गुड कंक्रीट प्रैक्टिस, कि जो भी हमारी कंक्रीट है, अगर गुड प्रैक्टिस यानी कि अच्छी क्वालिटी की हम यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी रेनफोर्समेंट को क्रोजन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप के अंदर रहेगा लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट, कि जो भी हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, कंक्रीट के अंदर लेटेक्स का यूज करके, मॉडिफाई करके अगर हम उसका यूज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, रेनफोर्स क्रोजन से रेनफोर्समेंट को या फिर आरसीसी एलिमेंट्स जो भी हमारे होंगे, उनको क्रोजन से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या बात की, थर्ड, सिलिका फिल्म कंक्रीट का यूज करके, इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट यूज करके, इपॉक्सी प्रेशर के बारे में आप, इंजेक्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो इसी यूनिट के अंदर। उसके अंदर प्रोवाइडिंग सीलर्स और मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स और सीलर्स होते हैं, इनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी रेनफोर्समेंट को क्रोजन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक क्रोजन इनहेबिटर और इनऑर्गेनिक क्रोजन इनहेबिटर्स होते हैं, इनका हम यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हमारे आरसीसी कंपोनेंट्स को, आरसीसी एलिमेंट्स को, या फिर बोल दीजिए जो हमारी रेनफोर्समेंट है उसको क्रोजन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रोजन से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं आगे हम, ठीक है, ये हमारे पॉइंट रहेंगे कि जिन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं क्रोजन की, रेनफोर्समेंट के। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स। तो जो हम कंक्रीट है, कंक्रीट की जो प्लेसमेंट करते हैं, तो प्लेसमेंट के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो उन टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे इस पॉइंट में, ठीक है। अब हम इसको रफ कर देते हैं, आगे हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अभी आपको बताया, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स के बारे में, कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स के बारे में। इसको रफ कर देते हैं।
शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स। कंक्रीट या फिर बोल दीजिए मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स। मटीरियल्स, ठीक है, मटीरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स। मटीरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक के बारे में आपको बताया, टॉपिक हमारा रहेगा मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स या फिर आप बोल सकते हैं कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स। कि इसके अंदर हम बात करेंगे कि देयर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट फॉर डिफरेंट जॉब्स। कि जो अलग अलग जॉब्स होती है, अलग अलग हमारे वर्क होते हैं, वर्किंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लेसमेंट की टेक्निक्स होती है, कंक्रीट की प्लेसमेंट की टेक्निक्स, वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। मान लीजिए हमारी कोई जॉब अलग स्पेसिफिकेशन की, अलग डिजाइन की है, तो उसके लिए जो कंक्रीट की प्लेसमेंट होगी वो किसी अलग टेक्निक से हम करेंगे। इसी तरह कोई जॉब हमारी है, वर्क है, उसकी जो शेप है, साइज है, स्पेसिफिकेशन है, वो अगर अलग है, तो उसके लिए जो हम आगे यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे प्लेसमेंट की, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए हमारी प्लेसमेंट टेक्निक्स भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो उन्हीं प्लेसमेंट टेक्निक्स के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम जो टेक्निक्स का यूज करेंगे वो हमारे लिए होती है न्यूमेटिक अप्लाइड। जो हमारी पहली रहेगी वो रहेगी न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक कंक्रीट की प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक हमारी रहेगी न्यूमेटिकली अप्लाइड, न्यूमेटिकली अप्लाइड, ठीक है, न्यूमेटिकली अप्लाइड। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, आप इसको बोल सकते हैं द गिनेट टेक्निक्स, ठीक है, GUNITE टेक्निक्स, ठीक है। इस नाम से भी आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक को जान सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो टेक्निक रहेगी मटेरियल प्लेसमेंट या फिर आप बोल दीजिए कंक्रीट प्लेसमेंट के अंदर, वो सबसे पहली हमारी टेक्निक रहेगी न्यूमेटिकली अप्लाइड द गिनेट टेक्निक। तो इस टेक्निक के अंदर देखिए क्या होगा कि इस टेक्निक का हम यूज किस लिए करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन रिपेयर ऑफ वर्टिकल एंड ओवरहेड सरफेसेस। यानी कि जब भी अगर हमारी कोई सरफेस है, जो सरफेस क्या है, वर्टिकल या फिर ओवरहेड सरफेस है। वर्टिकल सरफेस आप समझ सकते हो, वर्टिकल सरफेस इस तरह से अगर कोई हमारा सरफेस है, या फिर ओवरहेड यानी कि हेड के ऊपर है, इस तरह का अगर वो कोई हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल की हमने रिपेयर करनी है, तो तब हम किसका यूज कर लेते हैं, तब हम यूज कर लेते हैं मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक का यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूमेटिकली अप्लाइड द गिनेट टेक्निक्स, ठीक है, गिनेट टेक्निक्स। तो हमने क्या बात की कि इट इज यूज्ड, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, वैसे तो कौन सी टेक्निक है, ये टेक्निक है हमारी मटेरियल प्लेसमेंट की, यानी कि कंक्रीट को प्लेस करने की टेक्निक। और ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं, जब हमारी जो सरफेस है, जो हमारा सरफेस है रिपेयरेबल वाला, कि यूज्ड इन रिपेयर ऑफ वर्टिकल या फिर ओवरहेड हमारा सरफेस होगा, तब हम यूज कर लेंगे न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का, ठीक है, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर दिस टेक्निक्स is used for repairing in, this technique is used in, ठीक है, this technique is used for repair of vertical and overhead surface। जो भी वर्टिकल या फिर ओवरहेड सरफेस है,
उन सरफेस की रिपेयर करने के लिए, उन सरफेस पे मटेरियल की, कंक्रीट की प्लेसमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस टेक्निक सीमेंट, मोर्टार या फिर बोल सकते हैं कंक्रीट मिक्स इज शॉर्ट ऑफ द सरफेस बीइंग प्रिपेयर्ड। यानी कि इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट होता है वो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, मिक्स होता है, ताकि वो रिपेयर कर पाए जो भी हमारा सरफेस के अंदर प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है। और जो हम जिनाइट यूज करते हैं या फिर न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स होती है, इन टेक्निक्स के अंदर कंसिस्टिंग की अगर बात करें कि क्या क्या चीज कंसिस्ट होती है, तो वो चीज होती है इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट। कि इसके अंदर क्या क्या चीज कंसिस्ट होगी जब हम यूज करेंगे, प्लेस करेंगे हमारी न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक का, तो इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट और एग्रीगेट एंड वाटर। एग्रीगेट का, वाटर का, ठीक है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे सीमेंट, एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर की, जितनी हमें क्वांटिटी की वाटर यानी कि पानी की जरूरत होती है, वो जरूरत होगी उतना हम यूज करेंगे वाटर का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट की प्लेसमेंट कर सकते हैं, या फिर बोल दीजिए जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल की हम क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका हम यूज कर लेते हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो न्यूमेटिकली अप्लाइड या फिर बोलिए जेनेटिक टेक्निक्स, इसके अंदर आपको पता लगा कि इस टेक्निक का हम यूज किस लिए करते हैं। इस टेक्निक का हम यूज करते हैं वर्टिकल और ओवरहेड को, ओवरहेड की रिपेयर करने, मतलब ओवरहेड और जो हमारे वर्टिकल सरफेस होते हैं उन सरफेस की रिपेयर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का। इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, इसके अंदर सीमेंट, एग्रीगेट और क्या होता है, और हमारा रहेगा वाटर। किसकी मात्रा रहेगी, वाटर की। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसकी कुछ एडवांटेज भी हमें दी हुई है कि जो हमारा न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स है, जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं कंक्रीट या फिर बोल दीजिए मटेरियल की प्लेसमेंट के लिए, तो इसकी कुछ एडवांटेज है और साथ ही साथ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज, तो सबसे पहले जो हमारी न्यूमेटिकली अप्लाइड की एडवांटेज रहेगी वो क्या है, लो वाटर सीमेंट रेशो। जो भी रेशो होती है वाटर और सीमेंट की वो क्या रहती है, कम रहती है। लो वाटर सीमेंट रेशो। इसके अलावा और क्या एडवांटेज है हमारे न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स की। सेकंड हम बात कर लेते हैं, मटेरियल कैन बी अप्लाइड क्विकली एंड ऑलमोस्ट इन एनी शेप। यानी कि किसी भी शेप, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्विकली मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल कैन अप्लाई क्विकली, मटेरियल यानी कि जो हमारा मटेरियल होगा, जिस मटेरियल की प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो मटेरियल इज अप्लाइड क्विकली। मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल इज अप्लाइड क्विकली एंड ऑलमोस्ट इन ए शेप, ऑलमोस्ट इन एनी शेप, और किसी भी शेप में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी क्या रहेगी एडवांटेज न्यूमेटिक अप्लाइड टेक्निक्स की। इसके अलावा द प्लेसमेंट टेक्निक्स कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट फॉर्म, यानी कि बिना किसी फॉर्म के हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेटिकली जो हमारी टेक्निक है हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक, दिस कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट फॉर्म्स, दिस कैन बी, ठीक है, दिस कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट फॉर्म्स, यानी कि बिना किसी फॉर्म के। ठीक है, फॉर्म वर्क नॉट रिक्वायर्ड, कि इसके अंदर जो फॉर्म वर्क है वो रिक्वायर नहीं होता, यानी कि किसी भी
फॉर्म के अंदर हम न्यूमेटिकली अप्लाइड जो हमारी टेक्निक है उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ एडवांटेज रहेगी। तो एडवांटेज में देख लीजिए हमने क्या बात की कि जो हमारी मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक है, मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक के बारे में आपको पता लगा कि मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक के अंदर हमारी कुछ टेक्निक्स रहेंगी। सबसे पहले हम बात करें हमारी पहली टेक्निक के बारे में। पहली टेक्निक है हमारी न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक। तो इस टेक्निक का हम यूज किस लिए करते हैं, इस टेक्निक का हम यूज करते हैं वर्टिकल और जो हमारे ओवरहेड सरफेस होते हैं उन सरफेस की रिपेयर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का। इस टेक्निक्स के अंदर हमने बात की कि इस टेक्निक के अंदर एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर कंटेन होता है, यानी कि कंसिस्ट होते हैं। इसके अलावा एडवांटेज के अंदर हमने बात करी लो वाटर सीमेंट रेशो कि जो सीमेंट रेशो है, वाटर और सीमेंट की जो रेशो है वो कम होती है। ये एक एडवांटेज है न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स के अंदर। सेकंड हमने बात की है मटेरियल इज अप्लाइड क्विकली एंड ऑलमोस्ट इन एनी शेप। जो भी हम मटेरियल अप्लाई करते हैं न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स के अंदर वो मटेरियल हम क्विकली यानी कि तेजी के साथ और ऑलमोस्ट इन एनी शेप, किसी भी शेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की दिस कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट फॉर्म्स, यानी कि जो हमारी न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स हैं हम उसको बिना किसी फॉर्म के भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे सरफेस के ऊपर। तो ये हमारी क्या रहेगी कुछ एडवांटेज, किसकी एडवांटेज, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स की। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बाद इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स। ठीक है, बात करते हैं अब डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज। तो देखिए डिसएडवांटेज जैसे कि किसी भी चीज की एडवांटेज होती है उसी तरह कुछ ना कुछ क्या रहेंगी डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले क्या डिसएडवांटेज क्या है, द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज लार्जली डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द नोजल मैन यानी कि ऑपरेटर एंड, ठीक है, ऑपरेटर। यानी कि इसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर क्या बोल दिया गया है कि जो भी क्वालिटी है, किस चीज की क्वालिटी, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा आफ्टर प्रोसेस, यानी कि जो हमारी वर्किंग है, जो हमने न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक का यूज कर दिया, मटेरियल की प्लेसमेंट कर दी, प्लेसमेंट होने के बाद, रिपेयर होने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करेगी कि जो वर्कमैन है यानी कि जो नोजल मैन बोल सकते हो या फिर ऑपरेटर बोल सकते हो उसकी स्किल पे। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है, ना कि एक तो हमने यूज किया कि हमने किसी भी तरह का वर्कर यूज कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें तो न्यूमेटिकली टेक्निक्स के अंदर हम अनस्किल्ड वर्कर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अनस्किल्ड वर्कर का यूज करेंगे न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स के अंदर, मटेरियल प्लेसमेंट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी क्या होगी, पुअर होगी, वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमारा सबसे पहला जो डिसएडवांटेज के अंदर पॉइंट यही रहेगा कि जो भी क्वालिटी है फाइनल प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है ऑपरेटर की स्किल पे। तो इसलिए हमें जो भी ऑपरेटर यूज करना होगा वो यूज कौन सा करना होगा, स्किल्ड वर्कर। अगर स्किल्ड वर्कर हम यूज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या होगा, असर पड़ेगा। तो हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही लिख सकते हैं, ठीक है, स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड डिसएडवांटेज के अंदर। ठीक है, डिसएडवांटेज के अंदर सबसे हमारा क्या रहेगा, स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, कि अनस्किल्ड वर्कर की सहायता से हम ये प्रोग्राम, हम ये प्रोसेस, हम ये ऑपरेशन या हम फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर करते भी है तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, पुअर रहेगी। तो हम लिख सकते हैं डिपेंड ऑन, जो भी डिपेंड है, या फिर बोल सकते हैं स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, कि स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी अगर हमने यूज करनी है न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का। इसके अलावा बीइंग रिच एंड मिक्स generating result in excessive shrinkage because of too much cement, कि अगर हम रिच यानी कि बीइंग रिच और मिक्स कर रहे हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीमेंट टू मच यानी कि ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सेसिव श्रिंकेज, एक्सेसिव श्रिंकेज। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है हमारी किसके अंदर, मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक्स के अंदर, न्यूमेटिक अप्लाइड टेक्निक्स के अंदर एक्सेसिव श्रिंकेज, यानी कि अगर हम टू मच सीमेंट का यूज कर लेंगे तो जो मतलब हमारी टेक्निक्स
है, न्यूमेटिकल अप्लाइड टेक्निक्स है, जहां पे हम कंक्रीट की प्लेसमेंट कर रहे हैं, अगर हमने उसके अंदर टू मच सीमेंट यानी कि अगर हमने ज़्यादा सीमेंट का यूज कर लिया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है या फिर बोल दीजिए जो हमारा प्लेसमेंट की टेक्निक्स है, प्लेसमेंट है, वहां पे क्या आ जाती है, श्रिंकेज आ जाती है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी क्या होती है, श्रिंकेज आ जाती है। तो ये हमारी क्या रहेगी कुछ डिसएडवांटेज, किसके डिसएडवांटेज, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स की। तो ये हमारा टॉपिक था मटेरियल टेक्निक्स। मटेरियल टेक्निक्स के अंदर हमने बात की है अभी पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट हमारा कौन सा रहा, न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स। अब हम यहां बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा ओपन टॉप प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा ओपन टॉप प्लेसमेंट। फर्स्ट टेक्निक हुई। फर्स्ट टेक्निक के बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड टेक्निक के बारे में। तो सेकंड जो टेक्निक है वो टेक्निक हमारी रहेगी ओपन टॉप प्लेसमेंट। ओपन टॉप प्लेसमेंट। ओपन टॉप प्लेसमेंट। तो देखिए ओपन टॉप प्लेसमेंट इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर पार्शियल और फुल डेप्थ रिपेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी कि जब हमने बात की है पहली टेक्निक के बारे में न्यूमेटिकली अप्लाइड, इसका तो हम यूज करते हैं जो भी हमारे वर्टिकल या फिर ओवरहेड सरफेस है, ठीक है, याद रखना है आपने, वर्टिकल या फिर ओवरहेड सरफेस है उनकी रिपेयर अगर हमने करनी है तब तो हम यूज कर रहे हैं न्यूमेटिकली अप्लाइड टेक्निक्स का। लेकिन अगर हमने पार्शियली या फिर फुल डेप्थ, पार्शियली यानी कि हाफ, आधा यानी कि आंशिक जिसको बोलते हैं, पार्शियल या फिर अगर हमने फुल डेप्थ रिपेयर करनी है किस चीज की, हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस की, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे ओपन टॉप प्लेसमेंट का। तब हम किसका यूज करेंगे, ओपन टॉप प्लेसमेंट का। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर, ओपन टॉप प्लेसमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज used for partial or full depth repair, partial or full depth repair of, full depth repair of horizontal सरफेस। जो भी हमारे पार्शियल या फिर फुल डेप्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस है उन सरफेस की रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे ओपन टॉप प्लेसमेंट का। जो हमारी सेकंड टेक्निक रहेगी ओपन टॉप टेक्निक्स का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोरिंग फॉर्म टॉप कैन बी यूज्ड फॉर रिपेयर टू द बॉटम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पोरिंग हम बेसिन बना लेते हैं, पोरिंग हमारा, जहां से हम क्या करते हैं जो भी हमारे मटेरियल है उसको सेंड करते हैं ताकि वो क्या कर पाए, रिपेयर कर पाए हमारे बॉटम हिस्से को, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा ओपन टॉप प्लेसमेंट जिसका हम यूज करते हैं पार्शियल और फुल डेप्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस की रिपेयर करने के लिए। इसी के आगे, ठीक है, इसके बारे में और नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे डिटेल में ओपन टॉप प्लेसमेंट के बारे में, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।